गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक एंड किया था मैं दोबारा याद दिला देता हूँ क्या देखा था। कुछ ऐसे दो ग्राफ बनाए थे। मैं एक ग्राफ की हेल्प से ही चीजों को समझाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा कि क्या लास्ट क्लास में हमने स्टडी की, क्या किया था। यहां थी एनर्जी यानी ऊर्जा और यहां था रिएक्शन प्रोग्रेस जैसे टाइम लेवल समय। ठीक है, इस अक्ष पर। और मैंने कहा था एक क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस चोटी पर पहुंचना पड़ता है। बिना इस पे पहुंचे वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसी अभिक्रियाएं यानी इस ऊंचाई को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा, EA एक्टिवेशन एनर्जी। दैट्स यदि मैं कोई क्या लगाऊं, कोई उत्प्रेरक लगाऊं तो ये ऊंचाई कुछ कम हो जाती है या ऊंची भी हो जाती है, या ऐसे देख सकते हो। जब ऊंचाई ज्यादा होगी तो यहां चढ़ना मुश्किल होगा, सक्रिय अणुओं की संख्या कम होगी। यहां सक्रिय अणुओं की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि ऊंचाई कम है, तो उत्पाद यहां बनता है। इस चोटी पर एक कुछ बनता है, यानी जो चोटी पर अणु होता है उसे सक्रियत संकुल कहते हैं। अणु नहीं सक्रियत संकुल कहा जाता है। अब एक बात देख सकते हैं, यदि कोई अणु यहां होगा तो उसे सक्रियत संकुल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ऊर्जा सबसे ज्यादा और आयु यानी कितनी देर तक स्थायी होगा, सक्रिय संकुल बहुत ही कम समय के लिए स्थायी होता है क्योंकि ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है और वह बहुत ही कम स्थायी होता है या अस्थायी। जैसे ही अणु यहां पहुंचता है वो तुरंत ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यानी यह अभिक्रिया, ये प्रोसेस है, जो प्रक्रम है बहुत तेज होता है। पर मैंने दो अभिक्रियाएं बताई थी, एक तो थी ऊष्मा क्षैपी और दूसरी है ऊष्मा शोषी। अब ये जो ग्राफ बनाया है मैंने, ये कैसी अभिक्रियाओं के लिए है? यह देखो, ये क्या है? EA, ये भी एक सक्रिय ऊर्जा है जिसे मैंने कहा था EA डैश। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा हो। देखो, उत्पाद की ऊर्जा कम है, क्रियाकारक की ऊर्जा ज्यादा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के होने के लिए देखो ऊर्जा क्या है? ज्यादा है। यहां उत्पाद कम ऊर्जा का है, तो क्या हुआ होगा? यह ऊर्जा को निकालेगा। कहां निकालेगा? परिपार्श्विक को देगा। क्या वर्ड बोला मैंने? ध्यान से सुनिए, पार्श्विक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग यानी बाहर में जहां भी अभिक्रिया करवा रहे हैं, वह जो भी पात्र है, जिस पात्र में आप अभिक्रिया करवा रहे हो उसके बाहर का जो भी भाग है वो क्या है? सराउंडिंग है। वो क्या है? परिपार्श्विक है। वह परिपार्श्विक को ऊर्जा दे देता है। और परिपार्श्विक ऐसी चीज है, ऊर्जा ग्रहण भी करता है और ऊर्जा से उसको जहां भी क्रिया हो रही है, जिस पात्र में हो रही है, उसे बोलते तंत्र। थोड़ा सा एक दो वर्ड है, कठिन नहीं है। तो वह उसको तंत्र को ऊर्जा दे भी सकता है, उससे तंत्र से ऊर्जा ले भी सकता है। तो यह ऊर्जा ज्यादा है क्रियाकारक की, उत्पाद ऊर्जा कम है, तो ऊर्जा किसको दी जाएगी?
परिपार्श्विक को ऊर्जा दी जाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। इनसे ध्यान से देखो, यहाँ ज्यादा ऊर्जा है, यहाँ कम ऊर्जा है, तो ऐसा हुआ होगा कम, ये ज्यादा ऊर्जा कम में परिवर्तित हुई तो कुछ ऊर्जा बाहर निकली होगी। तो जब ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। देखो ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब उत्सर्जन, छोड़ना, ठीक है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। यदि इसके विपरीत काम हो, जैसा दूसरा था, यहां देखो, यहां में क्यों, यहां ऊर्जा है E, ठीक है, यहां क्या है, मान लो समय है, यहां क्या है, क्रिया कारक है, मैंने बताया था, क्लियरली बताया था। और यहां क्या है, उत्पाद है, यहां क्या है, उत्पाद है। और ये क्या है, यह है सक्रिय ऊर्जा। और मान लो यहां उत्प्रेरक हो, और मैंने कहा था जैसे ये क्या है, ये ऊर्जा क्या है, यह EA डैश, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। क्लियर? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक की ऊर्जा तो क्या हो, कम, और उत्पाद की ऊर्जा क्या हो, ज्यादा हो। तो देखो कम ऊर्जा है और ज्यादा ऊर्जा वाला उत्पाद बना, तो ऐसा क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी क्रिया कारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो क्या करेगा, यह अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में परिपार्श्विक से ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी इस प्रकार की अभिक्रियाओं के होने के लिए परिपार्श्विक से ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। यहां क्यों, क्या कहा, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, वहां क्या हो रहा था, वहां उत्सर्जन हो रहा था ऊर्जा का, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। क्लियर? अब देखो अगेन, यहां क्या है, सक्रिय संकुल है, सक्रिय संकुल की ऊर्जा क्या होगी, बहुत कम होगी। तो डेफिनेशन लिख लो पहले, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की। एक एग्जांपल, आप कभी एक किसी मेटल का, किसी धातु का बर्तन लो, जैसे जग वगैरह, मेटल का होना चाहिए, ठीक है, उसमें आप चीनी घोलोगे, चीनी घोलोगे, देखो नॉर्मल पानी में घोलना, ठंडे में मत घोलना। तो आप जब चीनी घोलोगे, घोलने के बाद उस बर्तन को पहले टच करना और घोलने के बाद टच करना, तो आपको वो बर्तन जिसमें भी आप पानी घोल रहे हैं, चीनी का पानी बना रहे हैं, आप देखोगे कि ये पहले की तुलना में ठंडा सा हो गया। अपेक्षाकृत कि अब पहले थोड़ा गर्म था, अब थोड़ा ठंडा हो गया। तो वहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है, वहां अभिक्रिया हो रही है ऊष्माशोषी की। क्योंकि जो परिस्पर्श क्या है, देखो जैसे ही वो ठंडा हुआ, इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण हुआ होगा। क्या हुआ होगा, ऊर्जा का अवशोषण हुआ होगा। वो ऊर्जा का अवशोषण कहां से हुआ है, यदि पानी के, और चीनी घुल रही है पानी में, तो उसके टच में क्या है, उससे स्पर्श क्या कर रहा है, वो बर्तन, वो बर्तन से सबसे पहले ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो उस अभिक्रिया कैसी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और उसी बर्तन में दूसरा प्रयोग क्या करोगे, कि उस बर्तन में आप सर्फ घोलोगे, डिटर्जेंट पाउडर, वो घोलोगे, तो आप देखोगे घोलने के बाद कि वो बर्तन हल्का सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा, अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से गर्म हो जाएगा। वहां देखो अब ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है, सबसे नजदीक क्या है, वो बर्तन, उस बर्तन को वो है अपनी ऊष्मा दे देगा। यानी कौन, सर्फ और पानी का जो घोल है, जो अभिक्रिया हो रही है, जो भी रिएक्शन मिक्सचर है, मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण है, वो किसको ऊष्मा देगा, उस बर्तन को ऊष्मा देगा, जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पहले
लिखोगे फिर और चीजें समझते हैं। पहले लिखो, जिस अभिक्रिया में उत्पादों की ऊर्जा, ऐसे पॉइंट बना के लिख लो, जब एंड में डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी के लिए परिभाषा कौन सी है, ऊष्माशोषी के लिए कौन सी है। तो जिस अभिक्रिया में लिखो, जिस अभिक्रिया में उत्पादों की ऊर्जा का मान क्रियाकारकों की ऊर्जा से अधिक होता है, उत्पादों की ऊर्जा का मान क्रियाकारकों की ऊर्जा से अधिक हो ऐसी अभिक्रिया के संपन्न होने में परिपार्श्विक से ऊष्मा का अवशोषण होता है, शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सेकंड पॉइंट में, जिस अभिक्रिया के उत्पादों की ऊर्जा क्रियाकारक उत्पादों की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से कम होती है, उनके संपन्न होने में ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बात बताओ कि मैंने अभी कहा था और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा में भी कहा था, और अभी देखो कि यदि क्रियाकारक को उत्पाद में परिवर्तित होना है तो चाहे अभिक्रिया कैसी ही हो, ऊष्मा छेपी हो, ऊष्मा शोषी हो, दोनों ही स्थितियों में आपको इस पीक पर, इस शिखर पर चढ़ना ही होता है। अभिक्रिया कैसी भी हो तो शिखर पर चढ़ना पड़ेगा, तभी अभिक्रिया होगी। क्लियर? तो लाइन लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट बना के नेक्स्ट लाइन में लिखो, अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो अथवा ऊष्मा छेपी, अभिक्रिया चाहे ऊष्मा शोषी हो अथवा ऊष्मा छेपी, उसे यह शिखर तो पार करना ही पड़ेगा, अतः किसी भी अभिक्रिया
किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए क्रिया कारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर तो होनी ही चाहिए। किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए क्रिया कारकों की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट लाइन में ऊर्जा अवरोध के शिखर पर उपस्थित उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रिय संकुल कहलाते हैं और किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में सक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में सक्रियत संकुल का बनना आवश्यक है। अतः अभिक्रिया निम्न पदों में होती है। ध्यान से देखो किन पदों में देखो, मैंने यहां क्या देखो क्रियाकारक, ठीक है, और उत्पाद। मैंने कहा सक्रियत संकुल तो बनना ही है, संपन्न होगी ना अभिक्रिया तो सक्रिय संकुल बनेगा ही। तो यहाँ क्या है सक्रिय संकुल, तो किन पदों में क्रियाकारक से पहले सक्रिय संकुल बनेगा उसके बाद उत्पाद बनेगा। तो क्या क्रियाकारक क्या बनेगा सक्रियत संकुल ऐसे ब्रैकेट में लिखना उत्पाद, ठीक है। ऐसे इन दो पदों में होती है, पहले क्रियाकारक सक्रिय संकुल, फिर सक्रिय संकुल से उत्पाद। लिखो जल्दी सक्रिय संकुल की। नेक्स्ट लाइन में सक्रिय संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है। सक्रिय संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है, अतः इसकी आयु अत्यंत कम होती है। अत्यंत कम होती है और बनने के तुरंत बाद ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बनने के तुरंत बाद ही उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। हेडिंग डालना सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण। सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। पहले डालना, पहले लेना इसकी दो विधियां हैं या दो तरीके हैं। किन्हीं
किन्हीं दो तापों पर वेग स्थिरांक को द्वारा, पहला अब समझो इस बात को कि किन्हीं दो तापों पर वेग स्थिरांक द्वारा। मैं पहले याद दिलाता हूं कि अपना जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो क्या होती है, A इक्वल टू K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA अपॉन RT, यही होती है। थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा, मैंने हेडिंग डाली किन्हीं दो तापों पर, मैं ताप क्या लूंगा, अलग अलग दूंगा। तो मैंने बताया था कि जब ताप अलग अलग होंगे सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है, तो किसी चीज में परिवर्तन होता है, वो ताप परिवर्तन से वेग स्थिरांक में परिवर्तन होता है। इसीलिए वेग स्थिरांक में परिवर्तन से भी वेग परिवर्तित होता है। ठीक है, तो किस में परिवर्तन होगा, K में। तो पहले थोड़ा सा मॉडिफाइड करूंगा, फिर मैं बताऊंगा, थोड़ी सी भाषा दो लाइन। तो K इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT। तो देखो ln log बेस E ले रहा हूं मैं, लॉगरिथम, ठीक है। ln K इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या है, माइनस EA अपॉन RT, E अपॉन RT प्लस ln A, यही है ना। देखो इसी से यही तो कन्वर्ट किया था जब हमने आर्हेनियस इक्वेशन देखी थी, आर्हेनियस समीकरण देखी थी। लिख लो आर्हेनियस समीकरण, ठीक है। ln K इक्वल टू माइनस E अपॉन RT, ln K है, log बेस E है, तो log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो क्या करेंगे 2.303 इंटू या डायरेक्ट log 10 बेस K log K इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस इसको भी log में कैसे 2.303 log A, ठीक है, log A। अब मैं क्या करूं, 2.303 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, 2.303 से इसको भाग दे रहा हूं पूरे समीकरण में। जब भाग दूंगा, देखो यहाँ 2.303 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा log K इक्वल टू, ध्यान से देखो 2.303 है, भाग दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा log A प्लस log A। यहाँ 2.303 नहीं है, तो मैं यहाँ इसको कैसे लिखूंगा, EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर, ये अपना समीकरण है, मॉडिफाइड रूप है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां तक लिखो, फिर दो लाइन क्लियर हो जाएगा। देखो जब मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो K भी बदलेगा। मैंने कहा T1 पर क्या होगा, log K1 होगा, log K1 होगा। T1 कह रहा हूं टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर जो वेग स्थिरांक वो क्या होगा, K1 होगा, तो मैं लिखूंगा log K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, तो मैं लिखूंगा 2.303 R भी क्या है, स्थिरांक है, तो क्या आएगा T1 आएगा, क्या आएगा T1 प्लस log A, log A भी क्या है, कांस्टेंट है। T2 पर log K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A। क्लियर, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। मैं कह रहा हूं यार इसको देखो, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। दो इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, ठीक है। पहले यहां तक लिखो, फिर एक लाइन लिखवाता हूं यहां तक, वीडियो को पॉज करो, लिखो, अभी तुरंत बोल रहा हूं, ठीक है, कर लिया, लिख लिया, ओके लिखो।
दो भिन्न भिन्न तापों किसी अभिक्रिया को दो भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 पर दोहराया जाता है। किसी अभिक्रिया को दो भिन्न भिन्न तापों T1 व T2 पर दोहराया जाता है तो वेग स्थिरांकों के मान K1 व K2 प्राप्त होते हैं। K1 लिखा हुआ देखो, K1 व K2 प्राप्त होते हैं। K1 व K2 प्राप्त होते हैं। अतः यहां लिखोगे log K1 इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A और T2 ऐसे log K2 ये मत लिखना, ठीक है। log K2 इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A, ठीक है। क्लियर? ये इसका काम है ना। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं समीकरण 2/1 करूंगा तो log या फिर ऐसा करो 2/1 मत करो, 2-1 कर लो, 2-1 देखते हैं, हो सकता है डिफरेंट है, माइनस बेटर रहेगा। तो माइनस करता हूं तो log K2 माइनस log K1, ठीक है। और मेरे पास क्या है इधर माइनस EA अपॉन 2.303 अपॉन RT2 प्लस log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 प्लस log A, ठीक है। देखो ध्यान से माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 प्लस log A यहाँ प्लस का है, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो log A से log A कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। log A से log A कैंसिल आउट, ये माइनस हो गए प्लस हो जाएंगे। तो देखो क्या है, ये K2 माइनस K1 है तो मैं इसे लिख सकता हूं log K2 अपॉन K1, ठीक है। यहां क्या है देखो माइनस EA अपॉन 2.303 अपॉन 2.303 RT2, देखो ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस EA अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। देखो मॉडिफाइड कर रहा हूं, क्या मैं 2.303 अपॉन R कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, है ना। तो log K2 अपॉन K1, ठीक है। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मैं देखो EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले रहा हूं, तो 1 अपॉन T1 क्या है, प्लस का है, माइनस 1 अपॉन T2 क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। और इसको log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या जाएगा, EA अपॉन 2.303 क्या जाएगा, देखो R, ये क्या हो जाएगा T1 T2 और यहां T2 माइनस T1। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी तापमानों पर अंतर है, तापमानों का अंतर, ठीक है। ये अपना समीकरण आता है, इस समीकरण की हेल्प से EA का कैलकुलेशन, EA की गणना की जा सकती है। क्लियर? वैल्यू जैसे भी हो आप रखोगे और आपके पास संकीर्ण ऊर्जा का मान आ जाएगा, ठीक है। EA का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी विधि जल्दी से उतारो, वीडियो को बहुत 4 है तो स्टेप है 1 2 3 4, ठीक है। इरेज करो, यस। दूसरी विधि है ग्राफीय या आलेखीय विधि, दूसरी है ग्राफीय या आलेखीय विधि, आलेखीय विधि। ध्यान करो अभी मैंने क्या लिखा था, एक समीकरण लिखा था log, या फिर ऐसे लिख देता हूं R
टी की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यही आ रिलेशन लिखा। हल करने पर देखो यहां से इरेज करो, इसे भी इरेज करो। देखो जब सोल्व करता हूं, देखो मेरे पास क्या आया था, देखो लॉग के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। अभी लिखवाया है, यही आता है, यही आता है ना। देखो यहां से इरेज कर रहा हूं, लॉग के इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस लॉग ए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने लिया ग्राफ शेप ली, ग्राफ की मदद से मुझे ई ए का मान ज्ञात करना है। जैसे ही मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं y इक्वल टू mx प्लस c, यहां थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ग्राफ थोड़ा क्लियर भी दिखेगा। मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, लॉग के और टी के बीच में, या 1/t के बीच में। तो यहां क्या लिखूंगा, लॉग के, और यहां लिखूंगा 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये क्या है, माइनस ई अपॉन 2/3 माइनस है, तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो स्लोप को लिखूंगा, स्लोप यानी ढाल, ढाल क्या है, ढाल होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303। यदि मैं यहां से टेन थीटा निकालना चाहूंगा, स्लोप क्या है, टेन थीटा ही तो है स्लोप। तो मैंने कहा यदि इसे मैं ए नाम दूं, इसे बी नाम दूं और इसे सी नाम दूं, तो टेन थीटा क्या है, ए सी अपॉन बी सी, यही तो है टेन थीटा। तो स्लोप क्या है, स्लोप होगा ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, AC अपॉन BC, ये क्या है, स्लोप। इसके हेल्प से हम EA का कैलकुलेशन, EA की गणना कर सकते हैं। क्लियर, ये ग्राफ बना, ये लिखो। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ ये लिखी है और आसानी से तुम कैलकुलेशन कर दोगे। पर यहाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो इंटरसेप्ट है यानी अंत्यखंड है वो क्या है, ये रहा लॉग ए। मैथ वाले तो जानते हैं, लेकिन बायो वाले को थोड़ा सा आइडिया कम होता है। ठीक है, लॉग के वर्सेस टी के बीच में ई ए का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ये चैप्टर जल्दी ही खत्म करते हैं। वैसे ज़्यादा नहीं, 2, 3, 4 लेक्चर बचे हैं तो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।